हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको तृतीय वर्ष कला के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के टॉपिक फ्रांस की क्रांति के बारे में बतलाऊंगी। इसके पहले मैं आपको फ्रांस की क्रांति के पूर्व का इतिहास, जैसे कि लुई 16वां, रानी अंतवानीत, तुर्गों के सुधार कार्य, नेकर का कार्यकाल, कैलोन के कार्य इत्यादि के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। इसमें मैंने आपसे किस प्रकार से एस्टेट जनरल की मांग की गई, एस्टेट जनरल क्या थी और फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, तीसरे वर्ग की भूमिका, मध्यम वर्ग की भूमिका, शिल्पकार, कृषक वर्ग की भूमिका, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए प्रयत्न, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, एस्टेट जनरल के चुनाव और दार्शनिकों और विचारकों का योगदान, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, क्वेसेने, डिडिरो, पेरेबेली इत्यादि ने किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति करने में अपना योगदान दिया, इस बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। इसके पश्चात मैंने अपने विगत वीडियोज़ में आपको फ्रांसीसी क्रांति की आरंभिक घटनाएं, जैसे कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, टेनिस कोर्ट की शपथ, राष्ट्रीय सभा के 3 सदनों का अधिवेशन एक साथ होने का निश्चय किया जाना, बास्तिल का पतन, क्रांति का प्रसार, राष्ट्रीय संविधान सभा के कार्य और सामंत प्रथा की समाप्ति की घोषणा, मानव अधिकारों की घोषणा, नारियों की भीड़ द्वारा वर्साई के महल का घेराव, लुई का पेरिस में आना और नए संविधान का निर्माण इत्यादि के बारे में आपसे चर्चा की है। आज हम इसके आगे आपसे चर्चा करेंगे कि पादरियों के लिए कि क्रांति का प्रसार किस प्रकार हुआ और राष्ट्रीय संविधान सभा के क्या क्या कार्य थे। इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है, वो है पादरियों के लिए लौकिक विधान क्या था। राष्ट्रीय संविधान या राष्ट्रीय सभा ने चर्च के संगठन को नया रूप दिया। 3 नवंबर 1789 के अधिवेशन में चर्च के संपत्ति को जब्त कर उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित करने का निश्चय किया गया। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। जुलाई 1790 में पादरियों के लिए बनाए गए लौकिक विधान के अनुसार मठों की संख्या निश्चित कर दी गई। बिशप डिपार्टमेंटों और जिलों के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित होने लगे। चर्च की आय को समाप्त किया गया तथा राज्य ने चर्च के अधिकारियों को वेतन देने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली थी। सभी धार्मिक अधिकारियों के लिए नवीन संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना आवश्यक किया गया और बिशपों को पोप के अधीन नहीं रखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। इस विधान का अनेक पादरियों ने विरोध किया था। उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें पदों से हटा दिया गया। अनेक पादरी देश छोड़कर चले गए। पोप ने भी इस चीज़ का विरोध किया था और इसके बाद वह क्रांति का शत्रु बन गया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि आर्थिक सुधार क्या थे, जो कि राष्ट्रीय सभा के द्वारा किए गए। राष्ट्रीय सभा में काफ़ी वाद विवाद के बाद चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चर्च की भूमि को बेचने से जो धन प्राप्त हुआ, उसके आधार पर असाइनेट जारी किए गए। ये एक प्रकार के बॉन्ड थे जिन पर 5% ब्याज दिया जाता था। शीघ्र ही इनका प्रयोग कागज की नियमित मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। धीरे धीरे
इनको काफ़ी संख्या में छापा गया, जिससे मुद्रा के मूल्य में काफ़ी कमी आ गई थी। इससे स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगड़ती चली गई। चर्च द्वारा क्रांति का विरोध किया गया, परंतु चर्च की भूमि खरीदने वालों ने क्रांति का समर्थन किया था। अब राष्ट्रीय सभा की विदेश नीति क्या थी? आंतरिक समस्याओं में व्यस्त रहने के कारण राष्ट्रीय सभा विदेश नीति के क्षेत्र में कोई निर्णय नहीं ले सकी। वैसे भी उस समय किसी अन्य देश से उसे खतरा उत्पन्न नहीं हुआ था। केवल वे कुलीन एवं पादरी, जिन्होंने विदेशों में शरण ली थी, राष्ट्रीय सभा के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय सभा ने अल्सास में जर्मन कुलीनों के अधिकार समाप्त कर दिए थे। इसलिए जर्मन राज्यों के कुछ शासक फ्रांस से अप्रसन्न हो गए थे। राजा द्वारा फ्रांस से भागने का असफल प्रयास किया गया। यद्यपि संविधान सभा ने राजतंत्र का विरोध नहीं किया था, किंतु राजा, रानी और उनका परिवार उस स्थिति को सहन करने के लिए तैयार नहीं था, जो कि राष्ट्रीय सभा ने उनके लिए पैदा की थी। कुछ सामंत व पादरी भी उन्हें भड़का रहे थे। दिसंबर 1790 से लुई फ्रांस से पलायन करने की योजना बनाने लगा। 20 जून 1791 या 1791 को राजा एक नौकर और मैरी एंटोनेट एक रूसी महिला के वेश में तुइलरी के महल से भाग निकले। वे ऑस्ट्रिया जाना चाहते थे, परंतु फ्रांस की सीमा से 20 मील पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें वापस पेरिस लौटना पड़ा। इससे जनता के एक बड़े भाग का विशाल जो विश्वास राजा और राजतंत्र से हट गया था। राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियां क्या थी? अब हम इसका मूल्यांकन करेंगे। 30 सितंबर 1791 को राष्ट्रीय सभा यह प्रस्ताव पारित करके विसर्जित हो गई कि इसका कोई भी सदस्य व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं बनेगा। यद्यपि सभा के अनेक कार्यों, जैसे संविधान में साधारण लोगों अर्थात निष्क्रिय लोगों की श्रेणी बनाए जाना, लौकिक विधान द्वारा पादरियों व रोम से शत्रुता मोल लेना तथा अपने सदस्यों को व्यवस्थापिका का सदस्य न बनने का प्रावधान पारित करना की आलोचना की जाती है, किंतु यह मानना पड़ेगा कि उस समय पुरातन व्यवस्था का आमूल चूल विरोध करना कोई आसान काम नहीं था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सभा के सदस्यों में अनुभव कम और उत्साह अधिक था। एक इतिहासकार हुए हैं H.G. वेल्स। तो H.G. वेल्स के अनुसार इस सभा का बहुत सा कार्य रचनात्मक और चिरस्थायी प्रकृति का था, किंतु बहुत सा कार्य प्रायोगिक था और अस्थायी सिद्ध हुआ है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में प्रमुख हैं सामंतवादी व्यवस्था का अंत, मानवाधिकारों की घोषणा, संविधान का निर्माण, राजा की निरंकुशता पर अंकुश तथा दोषपूर्ण क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त करके सरल और प्रभावशाली इकाइयां स्थापित करना। कैटलबी ने उसके कार्यों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसने प्रतिरक्षा की प्रारंभिक कार्रवाई की थी और कूड़ा करकट को साफ कर दिया था। उसने फ्रांस को एकता प्रदान की थी और नई राजनीतिक संगठन में लोकतंत्र के लिए स्मारक खड़ा कर दिया था, किंतु राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में राष्ट्रीय सभा असफल रही। इसका परिणाम अराजकता का फैलना था। राष्ट्रीय सभा के विसर्जन होने के बाद रॉबस्पियर ने कहा था कि क्रांति समाप्त हो गई है, किंतु यह धारणा निराधार सिद्ध हुई। वास्तविक क्रांति का सूत्रपात राष्ट्रीय सभा के बाद हुआ। थैंक यू वेरी मच।